जय भीम दोस्तों। आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये भारत की राजनीति में दो ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी विचारधारा और उद्देश्य समान है, लेकिन ये दोनों पार्टियों अपने आप को एक दूसरे से काफी अलग मानती हैं। मायावती जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी काम किया है, उनकी बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और वर्तमान में नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। चंद्रशेखर आजाद और मायावती के राजनीतिक संबंधों की बात करें तो दोनों अब तक एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। मायावती उन्हें हमेशा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती थीं और उन्हें कभी खुला समर्थन भी नहीं दिया। वहीं चंद्रशेखर आजाद कई मौकों पर बसपा की राजनीति की आलोचना करते आए हैं और खुद को दलित युवाओं की नई आवाज के रूप में प्रस्तुत किया है। इन दोनों नेताओं के बीच क्या हुआ, इसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। आप सबको सभी बातें आसानी से समझ में आए, इसके लिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। चंद्रशेखर रावण सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है और विचारधाराएं कभी मरती नहीं। बाबा साहेब आंबेडकर के आंदोलन को खत्म करने के लिए भी बहुत षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन क्या वो रुके नहीं, बल्कि उनकी सोच और मजबूत होती गई, उनका प्रभाव और बढ़ता गया। यही हाल चंद्रशेखर आजाद का भी है। जितना उसे रोकने की कोशिश की जाएगी वह उतना ही तेजी से उभर कर सामने आएगा। जितना उसे गिराने का प्रयास किया जाएगा उतना ही मजबूती से खड़ा होगा, क्योंकि उसका जन्म ही इस व्यवस्था की नींव हिलाने के लिए हुआ है। उसका जन्म ही शोषण को जड़ से उखाड़ने के लिए हुआ है और यह बात मनुवादी सत्ता भी समझ चुकी है। यही वजह है कि आज जब वह संसद में बोलता है तो पूरे सत्ता पक्ष की बोलती बंद हो जाती है। जब वो एक मुद्दे पर आवाज उठाता है तो पूरे देश के दलित, पिछड़े, शोषित और वंचित समाज के लोग अपने हक के लिए जागने लगते हैं। यही वजह है कि उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। कभी उसे मीडिया के जरिए बदनाम किया जाता है, कभी उसकी छवि धूमिल करने की साजिश होती है, कभी उसे हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश होती है, तो कभी उसे अपराधी साबित करने की चालें चली जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब करके चंद्रशेखर रावण को रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण किसी पद का मोह नहीं रखता। वह सिर्फ समाज की बेहतरी चाहता है। उसे न किसी मंत्री पद की लालसा है, न किसी कुर्सी की भूख। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उस जातिवादी शोषणकारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना, जिसने दलितों, बहुजनों और शोषित समाज को सदियों तक गुलाम बनाकर रखा। तो सोचो, क्या यह लड़ाई इतनी आसान है? क्या यह संघर्ष इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यह युद्ध शुरू हुआ है। अब यह लड़ाई संसद से लेकर सड़कों तक लड़ी जाएगी। अब इस व्यवस्था को झुकाना ही पड़ेगा, अब इस सत्ता को बदलना ही पड़ेगा और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण अकेला नहीं लड़ सकता। उसे आप सबकी जरूरत है। उसे हर उस इंसान की जरूरत है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहता है। तो उठो, जागो और इस आंदोलन का हिस्सा बना, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर रावण की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां जनता के प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की आवाज उठाने के लिए भेजे जाते हैं, जहां वहां बहुत से ऐसे नमूने बैठे हैं जिन्हें बोलने का भी सलीका नहीं, जिनका अपना कोई वजूद नहीं। कुछ सिर्फ हां में हां मिलाने के लिए बैठे हैं तो कुछ सत्ता की गुलामी करने के लिए। ऐसे तमाम नेताओं के बीच अगर कोई है जो संसद में न्याय के लिए गरजता है, जो संविधान की ताकत से शोषकों की बोलती बंद कर देता है,
तो वह सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर रावण है। जब संसद में बड़े बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं, जब सत्ता की दलाली करने वाले दूसरों के इशारों पर सिर झुकाकर बैठ जाते हैं, तब एक अकेला योद्धा खड़ा होता है जो किसी से डरता नहीं, किसी के सामने झुकता नहीं। उसकी आवाज में वो ताकत है जो संसद के हर कोने में गूंजती है। उसके तर्कों में उधार है जो मनुवादी सत्ता के झूठे दावों को काटकर रख देती है। चंद्रशेखर रावण जब बोलता है तो दलालों के चेहरे उतर जाते हैं, झूठे वादे करने वालों की जुबान बंद हो जाती है, और वो लोग जो दलितों पिछड़ों को हमेशा दबाए रखना चाहते थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह संसद कभी ऐसी हिम्मत नहीं देखी थी। यह वही संसद है जहां दलितों पिछड़ों की आवाज को दबाने की परंपरा रही है, जहां इतिहास गवाह है कि किस तरह बहुजनों के नेताओं को बोलने से रोका जाता रहा है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब इस संसद में एक ऐसा योद्धा बैठा है जो दलालों के सामने घुटने नहीं टेकता, जो शोषण के खिलाफ खड़ा होता है, जो संविधान की ताकत से इन झूठे नेताओं को धूल चटाने की हिम्मत रखता है। चंद्रशेखर रावण सिर्फ नाम नहीं, वह संघर्ष की परिभाषा है। कोई उसे तोड़ नहीं सकता, कोई उसे खरीद नहीं सकता, और कोई उसे झुका नहीं सकता। अगर सत्ता यह सोचती है कि वह अपने लालच, झूठे प्रलोभनों या दमनकारी नीतियों से चंद्रशेखर रावण को अपने इशारों पर चला सकती है, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। चंद्रशेखर रावण कोई आम नेता नहीं, वही क्रांति है, एक विचार है, एक आंदोलन है। नाव से किसी कुर्सी की भूख है, न किसी पद का लालच। न उसे धमकियों से डराया जा सकता है, न ही पैसों से खरीदा जा सकता है। वह उस विचारधारा का वाहक है जो बाबा साहेब ने दी थी, झुको मत, रुको मत, संघर्ष करो। सत्ता ने हर तरह से कोशिश की कि उसे झुकाया जाए। कभी उसे झूठे मुकदमों में फंसाया, कभी जेल में डाल दिया, कभी उसकी आवाज दबाने के लिए उस पर हमले करवाए, लेकिन हर बार वह पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ। आज जब वह संसद में पहुंचा है तो मनुवादी सत्ता की नींव हिलने लगी है। वहीं सहन नहीं हो रहा कि सदियों से दबाया गया समाज आज उनकी आंखों में आंखें डाल खड़ा है। उन्हें बर्दाश्त नहीं कि एक ऐसा योद्धा उनके सामने बैठा है जो उनके हर अन्याय को उजागर करने से पीछे नहीं हटता। इसलिए वे उसे हर हाल में रोकना चाहते हैं, उसे हर तरह से तोड़ना चाहते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि चंद्रशेखर रावण कोई देखने वाला नेता नहीं, वह विचारधारा का अंश है। वह लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुआ है। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक शोषणकारी व्यवस्था को खत्म नहीं कर देगा। जो लोग यह सोच रहे हैं कि वे उसे खरीद लेंगे, वे भूल जाएं। जो लोग यह सोच रहे हैं कि वे उसे झुका लेंगे, वे जान लें कि चंद्रशेखर रावण झुकने के लिए नहीं, झुकाने के लिए आया है। दारू और पैसे की कीमत पर बिकता समाज बहुजन समाज की सबसे बड़ी कमजोरी। बहुजन समाज की सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती थी? उसकी एकता, उसका संघर्ष, उसका शिक्षित होना। लेकिन अफसोस, आज भी हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम शिक्षित नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, और इसी वजह से दलाल नेता हमें बार बार खरीद लेते हैं, कभी दारू से, कभी चंद पैसों से। ये वही समाज है जिसे बाबा साहेब ने चेताया था, जिसे जगाने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन क्या हुआ? आज भी हमारे लोग वही गलती दोहरा रहे हैं जिससे निकलने के लिए बाबा साहेब ने संघर्ष किया था। हम शिकायत करते हैं कि हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, हमारे साथ अन्याय होता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इसकी असली वजह क्या है? यह कटु सत्य है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपना वोट बेच देते हैं। हम कुछ पैसे और शराब की बोतल के लिए अपने भविष्य का सौदा कर लेते हैं। नेता हमें 5 साल तक लूटते हैं, जो हमें गटर में धकेलते हैं। हम उन्हीं को फिर से सत्ता में बैठा देते हैं। अगर हमारे समाज के शिक्षित लोग खड़े भी हो, अगर वे समाज को जागरूक करने की कोशिश भी करें, तो हमारा ही अशिक्षित समाज उन्हें सुनने को तैयार नहीं। बहुजन समाज के 50% से ज्यादा लोग अभी भी शिक्षित नहीं हैं, और यही वजह है कि यह मनुवादी सोच रखने वाले नेता बार बार हमें गुलाम बना लेते हैं। वे जानते हैं कि बहुजन समाज को बांटने का सबसे आसान तरीका है दारू और पैसा, और हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते चले जाते हैं। बाबा साहेब ने जो सपना देखा था वह अधूरा है, और वह इसलिए नहीं कि मनुवादी ताकतें हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं।
बल्कि इसलिए कि हम खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम इस जाल से बाहर नहीं निकले, अगर हमने खुद को शिक्षित नहीं किया, अगर हमने अपने वोट की कीमत नहीं पहचानी, तो फिर यही हाल रहेगा। फिर हमारी बहन बेटियों की आबरू लुटती रहेगी, हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय रहेगा और हमारा समाज भी दलालों के हाथों बिकता रहेगा। अब फैसला हमें करना है। हमें दारू चाहिए या हमें पैसे चाहिए या अपने बच्चों का भविष्य? हमें गुलामी चाहिए या आजादी? अगर आज हमने अपनी सोच नहीं बदली तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। बहुजन समाज के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है? झूठ और या फूट कोई बाहर से नहीं डालता है, बल्कि हम खुद अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमारे ही नेता आपस में एक नहीं है। जब तक हमारे नेता एक नहीं होंगे तब तक बहुजन समाज बढ़ता रहेगा, और जब तक बहुजन समाज बनता रहेगा तब तक मनुवादी सत्ता और ब्राह्मणवादी सोच हमें गुलाम बनाए रखेगी। बाबा साहेब ने जो सपना देखा था वह पूरा हो सकता था। कांशीराम साहब ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया था वह मुकाम तक पहुंच सकता था। लेकिन आज जब हमें सबसे ज्यादा एकता की जरूरत है, जब हमें संगठित होकर शोषणकारी सत्ता के खिलाफ लड़ना चाहिए, तब हमारे ही दो सबसे बड़े नेता बहन मायावती और चंद्रशेखर रावण आज तक एक साथ नहीं आए। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्या मायावती और चंद्रशेखर रावण के बीच मतभेद इतने बड़े हैं कि वे एक मंच पर नहीं आ सकते हैं? क्या बहुजन समाज का भविष्य उनकी व्यक्तिगत राय से छोटा है? नहीं, हमें यह समझना होगा कि इतिहास गवाह है, जब जब बहुजन समाज ने अपनी तक हुई तब तब उसे बर्बाद कर दिया गया। अगर मायावती और चंद्रशेखर रावण एक नहीं हुए, अगर बहुजन समाज दो धड़ों में बंटा रहा, तो यह तय मानिए कि सत्ता फिर से उन्हीं लोगों के हाथों में चली जाएगी जो हमें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आज नहीं तो कल मायावती और चंद्रशेखर रावण को एक साथ आना ही होगा। उन्हें यह समझना होगा कि उनका व्यक्तिगत अहंकार या मतभेद बहुजन समाज की तरक्की से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर वे साथ आते हैं तो मनुवादी सत्ता की जड़ें हिल जाएंगी। अगर वे साथ नहीं आते तो बहुजन समाज फिर से टूट जाएगा, फिर से गुलाम बना दिया जाएगा और फिर से 5 साल तक वही अत्याचार झेलने को मजबूर होगा। समय आ गया है कि हमारे नेता यह समझें कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। बहुजन समाज अब और इंतजार नहीं कर सकता। हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। हमें मिलकर सत्ता से लड़ना होगा। हमें अपने अधिकारों को छीनना होगा। अगर आज हमने एकता नहीं दिखाई तो कल हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और तब पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सोचो, अगर बाबा साहेब ना होते तो आज तुम कहां होते? क्या तुम्हें स्कूल में बैठने का हक मिलता? क्या तुम अच्छे कपड़े पहनकर घूम सकते? क्या तुम्हारी बहन बेटियों को इज्जत से जीने दिया जाता है? क्या तुम किसी मंदिर में जा सकते? क्या तुम ऊंची जातियों के बराबर खड़े हो सकते थे? नहीं, कभी नहीं। लेकिन एक अकेला आदमी उठा बाबा साहेब। उसने इस पूरे अन्याय के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी। उसने अपने परिवार तक को छोड़ दिया, रात रात भर पढ़ा, मेहनत की और बहुजन समाज के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। 4-4 बच्चों की बलि दे दी, लेकिन हार नहीं मानी। सिर्फ इसलिए कि तुम और मैं सिर उठाकर जी सकें, सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चों को स्कूल में सीट मिले, सिर्फ इसलिए कि हमारी बहन बेटियों को बिना आदर्श समाज में चलने का हक मिले। लेकिन आज देखो, क्या हम बाबा साहेब के उस बलिदान के काबिल हैं? नहीं, क्योंकि हमारा समाज आज भी सोया हुआ है, आज भी मंदिरों में जाता है, पत्थरों के आगे सिर झुकाता है, नारियल फोड़ता है, उन मूर्तियों से अपनी मन्नत मांगता है जो कभी बोल नहीं सकती, कभी सुन नहीं सकती, कभी इंसाफ नहीं दे सकती है। लेकिन जिसने हमें इंसाफ दिया, जिसने हमें बराबरी दिलाई, जिसने हमें इंसान बनाया, उसे याद करने का समय नहीं है। गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, जब अपने ही समाज के लोग उन पत्थरों के आगे रोते हैं, उनके पैरों में गिरते हैं, लेकिन संविधान को नहीं पढ़ते, बाबा साहेब के विचारों को नहीं मानते हैं। क्या मंदिर जाकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? क्या तुम्हें नौकरी मिलेगी? क्या तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत बच जाएगी? नहीं। लेकिन अगर तुम पढ़ोगे, संविधान को समझोगे, बाबा साहेब के रास्ते पर चलोगे, तो खुद को मजबूत बना लोगे, तब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा, तब कोई तुम्हें दबा नहीं सकेगा, तब कोई तुम्हें फिर से गुलाम नहीं बना सकेगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुजन समाज गरीब है या पिछड़ा हुआ है। समस्या यह है
कि बहुजन समाज सोया हुआ है, गहरी नींद में पड़ा हुआ है और जागने का नाम ही नहीं ले रहा। यह सत्ता यही चाहती है कि तुम सोते रहो। यही मनुवादी सोच यही चाहती है कि तुम मूर्तियों के आगे सिर मारते रहो, क्योंकि जब तक तुम मूर्खता में पड़े रहोगे, जब तक तुम अपने असली हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, तब तक यह लोग तुम्हें गुलाम बनाए रखेंगे। सोचो, अगर बाबा साहेब भी यही करते, मंदिर जाते, मूर्तियों के आगे सिर झुकाते, तो क्या आज तुम्हें आरक्षण मिलता? क्या आज तुम्हें स्कूलों में पढ़ने का हक मिलता? क्या तुम्हारी बहन बेटियां सम्मान से जी पाती? नहीं, लेकिन उन्होंने इन झूठी बातों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने किताबों को हथियार बनाया, संविधान को तलवार बनाया और शोषणकारी व्यवस्था को चीर कर रख दिया। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम भी मूर्तियों के आगे रोते रहोगे या संविधान की ताकत को पहचानोगे? क्या तुम बाबा साहेब के बलिदान को याद करोगे या उनके अधूरे मिशन को पूरा करोगे? अगर आज तुम नहीं जागे, अगर आज तुमने अपने बच्चों को संविधान नहीं पढ़ाया, अगर आज तुमने बाबा साहेब के रास्ते को नहीं अपनाया, तो याद रखना, एक दिन फिर से वही गुलामी आएगी, वही शोषण होगा, वही अपमान झेलना पड़ेगा और तब पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों और विचारधाराओं का अनुसरण करिए और अपने असली नेताओं का चुनाव करके संसद में भेजिए, जिससे वे हमारी और आपकी आवाज को संसद में उठा सकें। ध्यान रहे, हम और आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारा संविधान जीवित है। हमें इसकी रक्षा अपनी अंतिम सांस तक करनी होगी। हमें किसी भी कीमत पर अपने संविधान पर आंच नहीं आने देनी है। हमें हर संभव प्रयास करके संविधान को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। हाल ही में किसी राजनीतिक बयानबाजी या घटनाक्रम के तहत चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी या कार्रवाई हुई जिसने बहुजन समाज में आक्रोश पैदा कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, दलितों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके प्रति होने वाले किसी भी तरह के अपमान को उनके समर्थक और दलित समाज अपने स्वाभिमान पर आघात मानते हैं। मायावती, जो लंबे समय तक दलित राजनीति का केंद्र रही हैं, इस मुद्दे पर खुलकर सामने आईं। उन्होंने न केवल चंद्रशेखर के अपमान की निंदा की, बल्कि इसे दलित विरोधी मानसिकता करार दिया। उनका कहना है कि सत्ता में बैठे लोग दलित नेताओं को दबाने और उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मायावती का यह बयान संकेत देता है कि बहुजन राजनीति में बदलाव आ सकता है। क्या यह महज दलित समाज के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने का प्रयास है, या चंद्रशेखर आजाद को अप्रत्यक्ष समर्थन देने की रणनीति? उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक काफी प्रभावी है। मायावती की बसपा इस वोट बैंक पर दशकों से अपना प्रभुत्व बनाए हुए थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसका असर कम होता दिखा। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं के उभरने से दलित राजनीति के समीकरण बदलने लगे हैं। अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच कोई रणनीतिक गठजोड़ होता है, तो यह भाजपा, सपा और कांग्रेस जैसे दलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। वहीं अगर यह सिर्फ एक तात्कालिक बयान है, तो इसका असर सीमित रहेगा। अब देखना यह है कि मायावती अपने इस गुस्से को केवल बयान तक सीमित रखती हैं या चंद्रशेखर आजाद के साथ किसी नए राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ती है। इस पूरे घटनाक्रम पर दलित समाज और अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी देखने लायक होगी। मायावती और चंद्रशेखर आजाद को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।